हेलो स्टूडेंट्स, कैरियर हेल्पलाइन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं ऋषभ राज आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग एसएससी जीडी स्पेशल एक प्रैक्टिस सेट की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने टोटल 3 प्रैक्टिस सेट कर लिया है। आज जो है हम लोग चौथा प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। जैसे कि हर प्रैक्टिस सेट में टोटल हम लोग 20 क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में भी टोटल 20 क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इस प्रैक्टिस सेट में भी हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन करेंगे और हम लोग का टारगेट रहेगा कि एग्ज़ाम से पहले हम लोग उन सभी प्रश्नों को टच कर जाए जो एग्ज़ाम के लिए अति आवश्यक, अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहले सवाल से हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, आप लोगों का ज़्यादा हम लोग समय नहीं नष्ट करेंगे। पहला सवाल क्या कह रहा है कि 5√3/2 और 108 है। 108 किस में टूटेगा? तो बोलिएगा सर 108 जो है 36 गुने 3 आप कह सकते हैं इसको, और इस 36 से आपका क्या निकल जाएगा? 6 का रूट निकल जाएगा और यहाँ पर रूट के अंदर 3 बच जाएगा। बस इसको सॉल्व कीजिएगा तो 6 दूनी 12, 5 17√3/2। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगले सवाल की हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि 9 अंकों की संख्या जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एक बार लिख लेते हैं इसको। 9 8 5 x 3 6 7 8 y, ये 72 से कट रहा है। 72 से विभाज्य है तो 4x - 3y का मान क्या होगा? तो कभी भी आपसे कोई बोले कि संख्या 72 से कट रहा है, ठीक है, तो 72 से कटने का मतलब ये 8 से भी कटेगा और ये 9 से भी कटेगा। इसी तरह से आपको कहीं कहीं सवाल में 99 दिख सकता है, तो 99 से कटने का मतलब 9 से कटेगा और 11 से कटेगा। या इसी तरह से सवाल में आपको 77 दिख सकता है, 77 का मतलब 7 से कटेगा और 11 से कटेगा। तो ये सब जो है कुछ कुछ संख्या है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ हम लोग का 72 है, तो 72 का मतलब 8 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। तो इस y का मान निकालने के लिए हमको कौन से डिविजिबिलिटी रूल का हेल्प लेना पड़ेगा? तो बोलेंगे आप सर 8 का, क्योंकि 8 से कटने का नियम जनरली आप लोग क्या जानते हैं कि अंतिम के 3 अंक किससे कटने चाहिए? 8 से कटने चाहिए। लेकिन आज हम आपको एक यूनिक बात बताते हैं कि 8 से कटने का नियम जो है ना, आप केवल 2 अंक देख के भी अंतिम के पकड़ सकते हैं कि संख्या 8 से कट रही कि नहीं। जैसे आपके सामने एक संख्या लिखते हैं और आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए संख्या 8 से कट रही कि नहीं, तो हम सीधे अंतिम के 2 अंक देखें 80। 80 अगर 8 से कट रहा है तो ये पूरी संख्या किससे कटेगी? 8 से कटेगी। ठीक है, इसका कंडीशन क्या है? इसका कंडीशन आपको ध्यान रखना है कि इसलिए हम ये कह पाए क्योंकि सैकड़ा का जो अंक है ना, ये एक इवन नंबर है, यानी एक सम संख्या है। अगर ये सम नहीं होता, विषम होता, तो फिर हम ये नहीं कह पाते। तो फिर क्या कहते हैं? जैसे कि एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर अब ये आपसे पूछे कि बताओ ये संख्या 8 से कट रही है कि नहीं, तो यहाँ पर फिर भी हम कह सकते हैं कि ये भी संख्या किससे कटेगी? 8 से कटेगी। अब बोलेंगे अब कैसे कह दिए सर? तो इसका नियम क्या होगा? अगर आपका सैकड़ा का अंक ऑड है यानी विषम है, तो ध्यान रखिएगा अंतिम के 2 अंक फिर से अंतिम के 2 अंक ही देखने हैं। लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें या तो 4 जोड़कर या तो 4 घटाकर ये संख्या किससे कटनी चाहिए? 8 से कटने चाहिए। तो 84 में या तो आप 4 जोड़ो या तो 4 घटाओ, ये किससे कटेगा? 8 से कटेगा। तो चलिए यही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ लगाते हैं। तो यहाँ पर ये संख्या का आप देख रहे हैं कि ये सैकड़ा का अंक क्या है? 7 है, 7 है। अब जैसे ही ये 7 हुआ तो आप कह सकते हैं 7 एक ऑड नंबर है, तो अंतिम के 2 अंक में 4 जोड़ने पर या 4 घटाने पर 8 से कटना चाहिए। तो इस y के जगह पर हम क्या रखें कि 4 जोड़े या 4 घटाए तो 8 से कटे। तो अब बोलेंगे सर इस y के जगह पर 4 रख दो ना। 4 अगर 84 रहेगा तब तो 4 जोड़िएगा, 4 घटाइएगा तो 8 से घटेगा। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि y के स्थान पर कितना होगा? 4 होगा। चलिए अब अगला नियम 9 का नियम लगा के x का मान निकाल लेते हैं। तो 9 का नियम क्या कहता है? अंकों का योग किससे करना चाहिए? 9 से। और उसमें भी एक बात ध्यान रखिएगा कि सवाल को अगर आसान बनाना है तो आप सबको जोड़ने की जरूरत नहीं है। जहां 9 या फिर अंकों 2 या 2 से अधिक अंकों का योग 9 बन रहा है उसको पहले ही हटा दीजिए। जैसे कि 6 3 9 हम हटा दिए, इसके बाद और कहीं नहीं बच रहा है तो बाकी सबको जोड़ दीजिए। 8 + 5 + x + 7 और +8 + y का मान 4, और ये किससे कट जाना चाहिए? 9 से।
तो इसको ऐड करेंगे तो 8 5 13 हो गया, 13 7 कितना हो गया 20, 20 8 28 और 4 32, 32 प्लस एक्स बटा में 9। अब इस x के जगह पर हम क्या रख दें कि 32 में जोड़ने पर संख्या 9 से कट जाए, तो बोलेंगे सर 32 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो 36 हो जाता है, और 36 9 से 4 बार में कट जाएगा, इसका मतलब x का मान भी कितना आ गया 4 आ गया। तो y का मान भी 4, x का मान भी 4, तो हमको किसका मान निकालना है, तो हमको निकालना है आपको 4x माइनस 3y। तो बोलेंगे 4 गुणे 4 और माइनस 3 गुणे 4, क्योंकि x का मान भी 4 और y का मान भी 4, तो 4 चौक 16 और 4 तिया 12, तो 16 में 12 गया, कितना बचेगा 4, यानी ऑप्शन बी इस सवाल का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो बात समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल आपका कह रहा है कि 1331 का घनमूल प्लस 729 का वर्गमूल और माइनस 512 का घनमूल का मान क्या होगा। ठीक है, तो आपको हम बता दें कि यहाँ जो है आप देख पा रहे हैं कि 1331 का घनमूल कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 1331 का घनमूल कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 1331 का घनमूल कितना हो जाएगा 11। 729 का वर्गमूल क्या होगा, यहाँ कुछ नहीं तो 2 छुपा हुआ है वर्गमूल, तो 729 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 27 हो जाएगा, क्योंकि 27 का वर्ग क्या होता है 729 होता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है 512 का घनमूल कितना होता है 8 होता है। तो बस इसको हल कर दीजिए, 27 11 कितना हो गया 38, 38 में से कितना जाएगा 8, तो 38 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 30, 30 ऑप्शन में नहीं है ना, तो मिसप्रिंट है थोड़ा सा, इसको आप 30 कर दीजिएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। टाइपिंग मिस्टेक था पिछला क्लास सवाल में। ये सवाल देखिए, ये सवाल इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ठीक है, इस सवाल में क्या कर रहा है, एक एक के मान का निर्धारण करें जो समीकरण इतना इतना को संतुष्ट करता हो। तो आप यहाँ पर इस सवाल को इजीली फ्रॉम ऑप्शन बता सकते हैं कि एक जगह पर क्या रखें कि इस नियम को संतुष्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पर 4 सबसे पहले दिख रहा है, सबसे अच्छा नंबर, जो अगर एक जगह पर रख दें तो 4 का वर्गमूल ही निकल पाएगा, बाकी सब तो क्वेश्चन को कैलकुलेटिव बना देगा। तो 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2 माइनस 40, यहाँ पर भी a है तो 4 का 4 रखेंगे एक जगह पर। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2 बराबर कितना 41, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप बोलेंगे देखिए 9 का वर्गमूल कितना वर्ग क्या हो जाएगा 81, माइनस क्या हो जाएगा आपका 40 का वर्ग कितना हो जाएगा 1600। ठीक है, बराबर क्या है 41 के वर्ग के बराबर आ रहा है। एक सेकेंड ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में एक एक मान का निर्धारण करें जो समीकरण इतना 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 को संतुष्ट करता हो। यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा प्लस कर दीजिए आप लोग। ठीक है, प्लस कर दीजिए, तो 41 का वर्ग करेंगे। देखिए जब भी आपको वर्ग करना ना हो, हालांकि आपको 50 तक याद होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो आपको बता दें कि आप एक ट्रिक ध्यान रखना है कि अगर 41 का वर्ग निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए 41 का वर्ग निकालना है तो आप क्या कीजिए, पहले 1 का स्क्वायर कीजिए, कितना होगा 1, फिर 4 को 1 से गुना और फिर जो आएगा उसको 2 से गुना, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और फिर 4 का वर्ग कर दीजिए, कितना होगा 16, तो 1681 आना चाहिए। तो 1600 और 81 जोड़ेगा तो आ जाएगा 1600, LHS बराबर RHS, यानी कि 4 इस नियम को क्या कर रहा है संतुष्ट कर रहा है। यहाँ पर केवल आपको प्लस कर देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सरलीकरण का सवाल है। ठीक है, वी बोर्ड मार्क्स हम लोग पिछले क्लास सेशन में भी देख लिए, अगर आप लोग पिछला सेशन नहीं देखे तो जरूर देखिए, काफ़ी फायदा मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। करा 3/2 गुना 7/3। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, भाग है, तो आप जानते हैं भाग गुना में बदलता है तो संख्या क्या हो जाता है पलट जाता है, और प्लस क्या है 1/4 बराबर क्या है 1/x। इसको सॉल्व कर दीजिए, 7 से 7 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, और ये 2 से 6 कट जाएगा, कितना बार में 3 बार में। थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया है। चलिए इस सवाल में हम लोग थे, तो हमने क्या किया, हमने कहा कि 7 का बटा क्या है 3, और भाग गुना में बदलेगा कितना हो जाएगा 6/7, और प्लस 1/4 बराबर कितना हो जाएगा 1/x।
7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा कितना टाइम्स, 3 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ से आपका कितना आ गया 3 प्लस 1/4 बराबर 1/x। तो इसको हल कीजिएगा, 4 तिया 12 1 13 यानी 13/4 बराबर 1/x। ठीक है, तो यहाँ से इधर ले आया तो यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा, तो 4/13 हो जाएगा। ठीक है, 4/13 यानी ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का सवाल था। चलिए, यही सब सवाल आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। पिछला साल का प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए आप लोग। और हड़बड़ में ऐसे सवाल में गड़बड़ हो गया ना तो शुरू से बनाना पड़ेगा और आपका डिमोटिवेट हो जाएंगे जो अलग। आपको लगेगा इतना आसान सवाल मेरे से एग्जाम नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, और आगे का पेपर आप यही सोच के साथ गलत कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे सवाल को थोड़ा ध्यान से बनाया कीजिएगा। ठीक है, आसान है परंतु यही सब अगर हल्का सा भी नहीं बनेगा ना एग्जाम में तो प्रेशर क्रिएट कर देगा। करा धनात्मक संख्या k को जब उसके 30% से गुना किया जाता है तो प्राप्त संख्या k का 170% अधिक होती है, तो संख्या k का मान कितना है। तो ध्यान दीजिएगा, इधर k को उसके 30% से गुना कर रहे हैं, k को गुना कर रहे हैं 30% ऑफ k से। ठीक है, तो जो संख्या प्राप्त होता है ना k का जो होता है 170% अधिक होता है, तो k खुद अपने आप में 100% है, उसमें से भी 170% अधिक, इसका मतलब कितना परसेंट, 270%। ठीक है, चलिए सॉल्व कर दीजिए। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, k से k कैंसिल हो गया और ये 30 से कट जाएगा कितना बार में, 9 बार में। 30 से कट जाएगा कितना बार में, 9 बार में, यानी k का मान कितना आ गया, 9 हो गया। k का मान कितना आ गया, 9 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप देखिए अप्रोच क्या है सवाल को हल करने का। ठीक है, ज़्यादा इधर उधर नहीं करना आपको, 100 बटा में नहीं करना, परसेंट से परसेंट सीधे काटिए। चलिए आगे बढ़िए। करा सोडा तथा जल के 250 लीटर मिश्रण में सोडा की मात्रा जल से अनुपात, सोडा की मात्रा का जल से अनुपात 7:11 दिया हुआ है। इस अनुपात को 2:3 बनाने के लिए कितना लीटर सोडा मिलाया जाना चाहिए। क्या मिलाया जा रहा है, सोडा, तो बदलेगा कौन, सोडा, जल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इस बात की ध्यान रखिएगा, इस बात को आप लोग। तो क्या कह रहा है, 250 लीटर मिश्रण में सोडा की मात्रा, तो टोटल मिश्रण कितना है 250 लीटर, तो उसमें सोडा है और क्या है, वाटर है। किस रेशियो में है, तो 7:18 है साहब, 7:18। कितना आपको क्या मिलाना है, सोडा मिलाना है। ठीक है, कि रेशियो कितना हो जाए 2:3। तो हम बताएं पिछले सेशन में भी, पिछला सेशन नहीं देखा तो जरूर देखिएगा कि जो मिलाया जा रहा है उसी में परिवर्तन होगा, जो नहीं मिलाया जा रहा है वो में उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जैसे यहाँ वाटर को पहले आप सेम कीजिए, यहाँ वाटर 18 है, यहाँ 3 है, तो इसको सेम करने के लिए किससे गुना कीजिएगा, 6 से गुना कीजिएगा, तो ये भी 18 बन जाएगा, लेकिन ये क्या बन जाएगा 12। तो आप देखेंगे सोडा 7 से कितना हो गया 12, इसका मतलब कितना यूनिट मिलाया गया, तो अब बोलेंगे 3 2 5 यूनिट मिलाया गया। ठीक है, यानी 5 यूनिट मिलाया गया आपको। और ये जो डाटा दिया हुआ है 250 मिलीलीटर किसका दिया हुआ है, तो सोडा जल जो पहले था, यानी पहले कितना था 7 8, तो 7 और 8 कितना होगा 25, तो 25 का मान 250, 1 का मान 10, तो 5 का मान कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 18 और 7 25, 25 का मान 250, तो 1 का मान 50। चलिए, तो 5 का 1 का मान आपका कितना हो जाएगा 10, तो 5 का मान 50। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि A अनुपात B बराबर जो है 3:5 है, तो आपसे इसका मान पूछ रहा है। तो जब भी इस तरह का सवाल हो, A का मान 3 यूनिट और 5√5 किसका मान रखिएगा, B का मान। ठीक है, जब क्या हो, जब आपका ये जो आपका इक्वेशन हो इसका डिग्री सेम हो। ठीक है, डिग्री क्या सेम होता है, जनरली 90% सवाल में डिग्री सेम ही रहता है, इसलिए घबराइए नहीं। लेकिन एक बार एसएससी के एग्जाम में इस तरह के सवाल में डिग्री अलग करके दे दिया था, तो डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट कर सकते हैं। सब लोग रटे हुए होते हैं कि डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देना, लेकिन हमेशा नहीं होता है। ठीक है, इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके जाना है। अभी जाना नहीं है, अभी तो पढ़ना है अभी। चलिए, A का मान इतना दिया हुआ, B का मान इतना दिया हुआ, पुट कीजिए 2 × A की जगह पर क्या पुट कीजिएगा 3 प्लस B कितना दिया हुआ भाई √5, और अनुपात का मतलब बटा होता है, भाग होता है, ध्यान रखिएगा।
3a कितना दिया हुआ है 3 माइनस 2b कितना दिया हुआ है √5। इसको हल कर लीजिए, कितना होगा 3 दूनी 6 प्लस √5 और बटा में 9 माइनस 2 √5। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसको देख पा रहे हैं आप लोग, नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब इसका परमीकरण किया हुआ। परमीकरण करने के लिए क्या करते हैं, इसके संयुग्मी से इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना करते हैं। तो इसका कंजुगेट क्या होगा, कंजुगेट में केवल माइनस है तो यहाँ प्लस, और प्लस रहता है तो माइनस, गुना कर दीजिए, कीजिएगा तो कितना होगा a² माइनस b²। 9 का स्क्वायर 81, 2 √5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और 5 20 हो जाएगा। तो 81 में 20 जाएगा तो कितना बचेगा नीचे 61। हालांकि केवल एक ही ऑप्शन में 61 बच रहा है, आपको आगे सॉल्व करने का जरूरत भी नहीं है, केवल एक ही ऑप्शन है जिसके यहाँ पर नीचे में 61 बच रहा है। तो बाकी तो सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, फिर भी हम लोग जो है कर लेते हैं, है ना। इसको इससे गुना तो कितना होगा 9 चौक 54 हो जाएगा, और फिर 6 को इससे गुना यानी 6 दूनी 12 √5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या होगा, √5 को किससे गुना करना होगा 9 से, यानी 9 √5 हो जाएगा, और फिर √5 को 2 √5 से गुना करेंगे तो √5 5 और 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो 54 और 10 कितना हो गया 64, और 9 √5 और 12 √5 कितना हो गया, तो बोलेंगे 21 √5 हो जाएगा। और इधर तो 1/64 है, ठीक है, 1/61, यानी ऑप्शन नंबर डी सवाल का आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल कर रहा है पहले 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 8% है, अगले 4 वर्ष के लिए 10% है, और 6 साल से अधिक अवधि के लिए 12% है। यदि एक व्यक्ति को 9 वर्ष के बाद साधारण ब्याज के रूप में इतना मिलता है तो उसे कितना धन मिला होगा, यानी टोटल 9 साल के लिए लगाया गया। तो 9 साल को 3 फेज में बांटे हुए हैं, कैसे कैसे बांटे हुए हैं, तो पहला 2 साल के लिए कितना परसेंट है 8%, फिर अगला 4 साल के लिए कितना है 10%, और फिर अगला 6 साल के लिए कितना है 12%। तो टोटल साधारण ब्याज आपका क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज साधारण होता है, पहला साल 8% तो दूसरा साल भी 8%, तो टोटल 8 दूनी 16%, तो 10 चौक 40%, और 12 6 यहाँ से सॉरी 4 2 6 9 बोला था ना, टोटल 9 साल बोला था ना, तो 6 साल बीत गया तो बचा कितना 3 साल बचा ना। चलिए प्लस 3 तो 12 तिया 36%, टोटल जोड़िए तो कितना आ जाएगा 4 3 7 8 6 92, यानी टोटल 92% आ गया 92%। तो आपसे पूछ रहा है कि वो धन राशि कितनी है, अगर यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ये टोटल साधारण ब्याज जो कि कितना है 92%। तो हम कह सकते हैं कि 18,358.60 जो है वो 92% का मान है, यानी बटा में 92 कर दिए 1% का मान निकालने के लिए, और टोटल निकालना है यानी 100 से गुना कर दिए। 100 टोटल अपने आप में कितना परसेंट होता है 100% होता है, तो 100 से क्या कर दिए गुना कर दिए। अब इस सवाल को हल करने के लिए हम दिमाग नहीं लगाएंगे, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि ऑप्शन का डिजिट सम अलग है क्या। तो बोलेंगे सर यहाँ पर कितना है 7 5 12 12 1 13 2 15, 15 का डिजिट सम कितना हो गया 6। डिजिट सम लगा रहे हैं, पिछले सेशन में भी हम लोग पढ़े हैं, तो वहाँ पर आप जाके देख लीजिएगा और बेहतर समझ में आ जाएगा। 7 5 12 डिजिट सम मतलब सब डिजिट का सम, 7 5 12 हो गया, 13 2 15 हो गया, मतलब क्या हो गया 6 इसका डिजिट सम हो गया। इसका कितना होगा 8 2 10 और 17, 17 का मतलब क्या हो जाएगा 8। इसका डिजिट सम कितना 9 कैंसिल हो जाता है डिजिट सम में, तो 6 4 10 17 1 18 18 मतलब 9, इसका तो 9 हो जाएगा डिजिट सम। इसका कितना 9 कैंसिल हो जाएगा, 5 5 10 11 11 का मतलब क्या हो जाएगा 2। तो आइए देखते हैं, सबका डिजिट सम सेम है तो इस अलग है, डिजिट सम सभी ऑप्शन का अलग है, तो यहाँ पर हम डिजिट सम लगा सकते हैं। तो इसका डिजिट सम कितना होगा, तो बोलेंगे 9 2 11 का मतलब 2। अब जब भी बटा में आ जाए ना, जब भी बटा में आ जाए संख्या, तो नीचे 1 बनाने का कोशिश कीजिए। तो 2 में क्या चीज़ से गुना करेंगे तो 1 बन जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 5 से, तो लेकिन नीचे 5 से गुना किए तो ऊपर भी किससे गुना करना पड़ेगा 5 से करना पड़ेगा। अब लगाइए इसका डिजिट सम, हम अभी बताएं तो जहाँ 9 बन जाए उसको हटा देना, 6 3 9 8 1 9, यानी 8 5 13, 13 का मतलब 4, और 4 गुना होगा किससे 5 से, तो 20 बन जाएगा, और 20 का मतलब क्या होता है 2, तो यानी 2 है इस सवाल का डिजिट सम। तो ऑप्शन में कौन सा सवाल ऑप्शन का डिजिट सम 2 है, तो ऑप्शन नंबर 4 का, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। नीचे तो 1 बन गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए आगे बढ़िए।
करा यदि 5% वार्षिक दर से 4000 की चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया है तो समय अवधि की गणना करें, यानी टाइम निकालना है। तो आप जानते हैं ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे। पहले तो आप फॉर्मूला जानते हैं ना अमाउंट का, क्या होता है अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल इंटू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पे पावर टी। लेकिन हम लोग इतना नहीं करते हैं, हम लोग तो सीधे देखते हैं कि रेट कितना है। रेट कितना है 5%। 5% मतलब क्या 1/20 और 1/20 यानी 20 पर 1 का क्या मिलेगा ब्याज मिलेगा, यानी 20 से क्या हो जाएगा 21। ठीक है, तो 20 से क्या हो जाएगा 21 और जितना साल में होगा तो उतना ही टाइम पावर में क्या लगती है टी। ठीक है, पावर में टी रख देंगे, पावर में क्या रख देंगे उतना ही क्या रख देंगे टी रख देंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना। ठीक है, चलिए तो हम क्या बोले, हमने कहा कि 1/20 होता है 5% का वैल्यू। तो 5% का वैल्यू अगर 1/20 होता है, इस सवाल में केवल आपको क्या करना है, जानते हैं आप 5% का वैल्यू कितना होता है 1/20 यानी 20 पर 1 का क्या मिलेगा ब्याज मिलेगा, यानी राशि 20 से क्या हो जाएगी 21। ठीक है, तो आपको केवल क्या करना है कि 20 से 21 हो जाएगा और जितना समय में होगा उसी को टी बोलते हैं। और बराबर क्या करना है अमाउंट के नीचे क्या आ जाएगा प्रिंसिपल। अमाउंट कितना बनेगा तो बोलेंगे 4000 पर 630.5 का ब्याज मिला है, तो टोटल अमाउंट कितना बनेगा तो 4630.50 और नीचे में कितना आ जाएगा प्रिंसिपल यानी कितना 4000। चलिए इसको हल करते हैं, इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, दशमलव हटेगा तो नीचे क्या वो शून्य आ जाएगा, नीचे आपका आ जाएगा, नीचे आपका 2 शून्य आ जाएगा। एक शून्य तो काट देंगे, फिर 5 से काट देते हैं इसको। 5 से काटिए कितना बार आपका काट दीजिए 5 से 9 बार में और उसके बाद यहाँ पर कितना बार में काटिएगा 2 बार में, फिर 6 बार में, फिर 1 बार में और नीचे कितना बार में काटिएगा 5 से 8000 बार में। ठीक है, तो यहाँ पर आप सीधे सीधे देख रहे हैं कि 9261 क्या है 21 का क्यूब है और बी ये क्या है 20 का क्यूब है। इसका मतलब यहाँ क्यूब हो गया और इधर क्या हो गया 21/20 पे पावर टी। तो इस टी का मान कितना हो जाएगा 3, यानी कि टोटल कितना टाइम लग जाएगा आपको 3 साल लग जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल को करने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है। हम लोग एग्जाम में इतना भी नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट क्या करते हैं ऊपर में लिखेंगे अमाउंट और नीचे में क्या लिखेंगे प्रिंसिपल, बस काट देंगे और देख लेंगे कितना पावर आएगा, उतना ही जितना पावर आएगा उतना ही क्या हो जाएगा टाइम हो जाएगा। बस टाइम बचाना है आपको। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे क्या कह रहा है, एक आदमी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी की यात्रा करता है और 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से शुरुआती बिंदु पर लौट जाता है। यानी कि कोई व्यक्ति गया, एक निश्चित दूरी तय किया, गया यहाँ पहुँचा ए से बी और फिर वापस लौट गया बाबू साहब। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति जो है एक दूरी को 2 बार तय किया, क्योंकि जाना और आना का मतलब क्या है एक दूरी को 2 बार तय किया। एक बार 12 से गया था और आया किससे 9 से आया, तो कह रहा पूरी यात्रा में कुल इतना समय लगे, तो उसके द्वारा तय की गई क्या पूछ रहा है आपसे, उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी पूछ रहा है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। अब देखो स्पीड दिया हुआ है जाने आने का, तो आप क्या कीजिए ना एवरेज स्पीड निकाल लीजिए। और एवरेज स्पीड क्या होता है, तो जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट हो, पिछले आपका ये ऐसा कॉन्सेप्ट हम बताया, हालांकि क्वेश्चन नहीं था इस वाला ये वाला, लेकिन फिर भी हम बता दिए थे कि यदि डिस्टेंस क्या हो सेम हो, डिस्टेंस सेम हो तो एवरेज स्पीड अगर दो स्पीड दिया हुआ तो उसका एवरेज क्या होता है 2x/x + y होता है। बताए भी थे कि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इस पर सवाल पूछते ही रहता है। देखने में बहुत आसान लग रहा है लेकिन है इंपॉर्टेंट, है ना। जैसे कि आपको पता नहीं है कि L/B जो होता है एक आयत का क्षेत्रफल होता है, तो जब पर इतना आसान चीज़ पता नहीं है तो एग्जाम में अगर आपको कुछ भी दे दे, कितना भी समय दे दे, तो आप नहीं बता पाइएगा। है आसान लेकिन पता होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर स्पीड निकालेंगे कैसे, 2 × x और y क्या है चाल है, यानी 12 × 9 बटा x + y, यानी 12 9 कितना हो गया 12 9 21 हो गया। इंटू टाइम, टाइम कितना लग रहा है टोटल 2.1/3 मतलब कितना 7/3। ठीक है, इसको काट दीजिए कितना बार में 3 बार में,
और 3 3 9 से 9 कट जाएगा तो कितना आएगा, 12 दूनी 24 आ जाएगा दूरी टोटल डिस्टेंस कितना आएगा, 24 किलोमीटर। यानी ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं बातों को? अच्छा लग रहा है वीडियो तो क्या करना है पता है ना? चलिए आगे बढ़ो। दो रेलगाड़ियां जो है उसका रफ्तार दिया हुआ आपका कितना कितना रफ्तार दिया हुआ दो रेलगाड़ी का, आपको दोनों रेलगाड़ी का रफ्तार दिया हुआ 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 71 किलोमीटर प्रति घंटा। ये समान दिशा में चल रही है, दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही है। तो तीव्र गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को पार करने में 48 सेकंड लेती है। तो तीव्र गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई आपसे पूछ रहा है। देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। टोटल ट्रेन वाले में जो है ना, टोटल ट्रेन वाले क्वेश्चन में आपको देखिए कैसा कैसा कॉन्सेप्ट बनता है, थोड़ा सा बता देते हैं आपको। एक कॉन्सेप्ट क्या होगा कि एक ट्रेन है, एक ट्रेन इधर जा रही है, दूसरी ट्रेन है ये भी इधर ही जा रही है। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में ठीक है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो पहले सबसे पहला कॉन्सेप्ट सीखिए, शुरू से थोड़ा सा बता देते हैं। एक ट्रेन जा रहा है मान लीजिए इधर, यहाँ पर एक पोल हो, खंबा हो, पोल खंबा एक ही बात है, पेड़ हो, बिंदु हो, कोई व्यक्ति खड़ा हो, यानी ऐसा चीज हो जिसका खुद का लंबाई नहीं होता है। तो वैसे स्थिति में अगर कोई ट्रेन एक पोल को पार करे, एक बिंदु को पार करे, एक खंबा को पार करे, ठीक है, ये ट्रेन जाके इसे पार कर गया, तो पार कब कहलाएगा? पार कब कहलाएगा? जब ट्रेन इसको एकदम पूरा यहाँ से यहाँ तक, जैसे यहाँ पर छुआ तो पार हो गया, नहीं, इंजन पूरा निकल जाए, पिछला बोगी जहाँ गार्ड साहब बैठे हुए होते हैं वो बोगी जब तक पार नहीं करेगा तब तक पार किया हुआ कहलाएगा नहीं। तो जब भी आपको कोई बिंदु को पार करे, कोई रेखा इसको पार करे, क्या कहता है, पोल को पार करे, तो वैसे स्थिति में ट्रेन क्या करती है, खुद की दूरी को पार करती है। तो सबसे पहला केस, तो ऐसे स्थिति में हम क्या करते हैं, ट्रेन का खुद का लंबाई लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब कोई ट्रेन जो है किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, किसी ब्रिज को पार करे, किसी टनल को पार करे, ठीक है, किसी पुलिया को पार करे, तो ऐसे स्थिति में ट्रेन खुद की लंबाई को भी पार करेगी और साथ ही साथ इस ब्रिज की लंबाई को भी पार करेगी। क्योंकि तो पार कब कहलाएगा, जब गार्ड साहब का बोगी जो है इसको पार ना कर दे। मान लीजिए प्लेटफॉर्म है, तो प्लेटफॉर्म को भी देखो भाई यहाँ से पार करना चालू किया, तो प्लेटफॉर्म को भी कवर किया, अब यहाँ तक पहुँचा तो पार हो गया, नहीं, यहाँ से निकलेगा नहीं जब तक, तब तक पार नहीं कहलाएगा। तो टोटल इतना दूरी तय किया ना, यानी खुद का दूरी भी और प्लेटफॉर्म का दूरी भी। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, दोनों का डिस्टेंस जुड़ जाता है। ठीक है ना। लेकिन अभी तक जो भी हम कंडीशन पढ़े हैं दोनों में जो है ये दोनों स्टेशनरी बॉडी है, इसका खुद का स्पीड नहीं है। लेकिन तीसरा जो कंडीशन होता है उसमें क्या होता है, एक ट्रेन इधर से जा रहा है, एक ट्रेन इधर से आ रहा है। अब ऐसी स्थिति में जब पार कब कहलाएगा, जब ये दोनों ट्रेन ऐसे आया, ऐसे पार कर गया, दोनों गार्ड साहब मिले, बोले चलो चलते हैं, ठीक है, तो पार कहलाएगा, तभी पार कहलाएगा। तो ऐसी स्थिति में भी क्या होगा, दोनों का ट्रेन का लंबाई जुड़ जाएगा। और लेकिन इसमें क्या होता है ना, अब रिलेटिव स्पीड पर काम होता है। रिलेटिव स्पीड किसको कहते हैं, सापेक्ष चाल। इसका मतलब अगर दो बॉडी एक ही दिशा में गमन कर रहा है, एक ही दिशा में आप भी दौड़ रहे हैं, उधर से वो भी दौड़ रहे हैं, तो दोनों क्या होंगे, जल्दी मिलेंगे, यानी कि स्पीड दोनों का क्या होगा, जुड़ेगा। लेकिन अगर यही एक और कंडीशन होता, यानी कि ये ट्रेन भी ऐसे जा रहा है और दूसरा ट्रेन भी ऐसे जा रहा है, तो फिर ऐसी स्थिति में पार कब कहलाएगा, तो जब इसमें भी वही बात है कि जब ट्रेन ये ऐसे, ये भी ऐसे जा रहा है, ये भी ऐसे जा रहा है, दोनों जा रहा है, दोनों जा रहा है, दोनों जा रहा है, दोनों जा रहा है, तो ये पार कहलाएगा कब, जब दोनों इसको यहाँ से ऐसे लेके पार कर जाएगा। तो देखिए कितना दूरी तय किया, ये ट्रेन इस अपना दूरी भी तय किया, इस ट्रेन का भी दूरी तय किया और अपना दूरी भी तय किया, तो दूरी तो जुड़ेगा ही। लेकिन इस स्थिति में क्या होगा, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, तो स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्यों, क्योंकि लेट से पार करेगा, कोई भाग रहा है ना, आगे आगे, आप उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं, तो जल्दी पकड़िएगा कि वो भी इधर से आ रहा है, आप भी उधर ही भाग रहे हैं, तो जल्दी मिलिएगा। तो जाहिर सी बात है कि जब दोनों एक ही दिशा में आए तो जल्दी मिलेंगे, लेकिन जब दोनों एक डिफरेंट दिशा में आए तो जल्दी मिलेंगे, लेकिन जो दोनों जब एक ही दिशा में जाए तो लेट से मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, दोनों का स्पीड घट जाता है। अगर इसका स्पीड x है, इसका y है, तो एक्स वाई क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और ऐसे स्पीड में दोनों का स्पीड क्या हो जाता है, ऐसी स्थिति में जुड़ जाता है। लेकिन डिस्टेंस तो इसमें भी जुड़ेगा, इसमें भी जुड़ेगा, इसमें भी जुड़ेगा, केवल इसमें नहीं डिस्टेंस का इसका जिक्र होगा। क्यों, क्योंकि इसका कोई डिस्टेंस ही नहीं होता, पॉइंट का कोई डिस्टेंस नहीं होता, कोई लेंथ नहीं होता। ठीक है, तो ये कंडीशन टोटल होता है। ठीक है,
लेकिन आज सर जो है ना इस क्वेश्चन में मेरे पास जो है ना इसमें चारों में से कोई कंडीशन नहीं है। आज अलग ही कंडीशन है। क्या कंडीशन है देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। आज जो कंडीशन है, इस कंडीशन में एक ट्रेन है। क्या है? एक ट्रेन है। इसमें एक बंदा बैठा हुआ है। इसमें एक बंदा बैठा हुआ है, ऐसे बंदा बैठा हुआ। ठीक है, ट्रेन से हाथ या सर नहीं निकालना है, ये बदमाश लड़का है। निकाले हुए कोई बात नहीं। चलिए, अब पीछे से एक ट्रेन आ रही है, इस लड़के को पार कर रही है, इस लड़के को। तो हमको बताइए, अगर इस लड़के को ये ट्रेन पार करेगी तो लड़का को कब पार करेगी? जैसे यहाँ पर इस ट्रेन में एक लड़का बैठा हुआ, इस ट्रेन आ रही है, इस लड़के को पार करना है। इस ट्रेन को नहीं पार करना है, इस लड़के को पार करना है। आप बोलेंगे सर जब ये ट्रेन इस लड़के को तब पार करेगी जब ये ट्रेन यहाँ से ऐसे आएगी और ऐसे पार कर जाएगी। आगे बढ़ गई ट्रेन, आगे बढ़ गई। ठीक है, ट्रेन आगे बढ़ गया, यहाँ लड़का को पार कर गया ट्रेन। अब ये ट्रेन क्या कहला गया? पार कहला गया। भले ही इस यहाँ इंजन को पार करे या ना करे, पार हो गया। क्यों? क्योंकि पार किसको करना है? लड़का को। तो ऐसी स्थिति में क्या इस ट्रेन की लंबाई से कोई मतलब है? तो आप बोलेगा नहीं। ऐसी स्थिति में क्यों? क्योंकि पार किसको करना है? लड़का को। लड़का यहाँ बैठा हुआ है, ट्रेन ऐसे आया पार। हालांकि अभी ट्रेन को पार नहीं किया, इस ट्रेन को पार नहीं किया, लेकिन लड़का को पार कर गया, क्योंकि लड़का यहाँ ऐसा, ट्रेन आया ऐसे पार कर गया, हो गया पार। तो ऐसे स्थिति में ट्रेन क्या किया? देखिए ट्रेन क्या किया? ट्रेन क्या किया? अपना दूरी पार किया ना, यहाँ से ऐसे आया, अपना दूरी पार किया। ठीक है, तो जब लड़का किसी ट्रेन में, दूसरे ट्रेन में बैठा हो, तो ऐसी स्थिति में जब दूसरी ट्रेन पीछे से आए और पार करे उसको एक ट्रेन, तो समझ जाइए वो खुद के दूरी को पार करेगी। तब इस दूसरे ट्रेन के दूरी से कोई मतलब, लेंथ से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, वो लड़का तो उस ट्रेन में बैठा हुआ है तो बैठा हुआ, लेकिन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स आपको पता है कि वो मोशन में है, क्योंकि ट्रेन मोशन में है, और जितना ट्रेन का स्पीड है उतना ही उस लड़का का भी स्पीड है। तो यहाँ पर भी रिलेटिव स्पीड काम करेगा, यानी सापेक्ष चाल काम करेगा। लेकिन आपका जो है यहाँ पर ट्रेन का लेंथ, ये वाला लेंथ जो है नेग्लिजिबल हो जाएगा, ये लेंथ नहीं लेना है। तो यहीं पर यहाँ समझाया गया है कि दो रेलगाड़ी है, दोनों का स्पीड दिया हुआ, एक का स्पीड 35 है, जिसमें ये लड़का बैठा हुआ है इसका 35 है, और ये जो पार कर रहा है उसका कितना? 71 है। दोनों जो है समान दिशा में चल रहा है, आपको जैसे बताएं दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है। अब सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो आपको पहले ही बताएं कि आप भी दौड़ रहे हैं, वो भी दौड़ रहा है, वो भी बढ़ रहा है, तो दोनों का स्पीड क्या होगा? घट जाएगा। ठीक है, तो घट जाएगा स्पीड, यानी कि रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा? बोलेंगे 71 में से क्या जाएगा? 35, तो कितना बचेगा? 36 हो गया स्पीड। ठीक है, तो धीमी रेल गति वाली रेलगाड़ी में एक लड़का बैठा हुआ है, लड़का बैठा हुआ है, उसको पार करने में कितना सेकंड ले रहा है? 48 सेकंड लेती है। तो तीव्र गति वाली की लंबाई पूछ रहा है, यानी जो पार कर रहा है ना उसका लंबाई पूछ रहा है। तो आपको भी बताएं कि उस लड़का को पार कर रहा है, इसका मतलब वो खुद को पार कर रहा है। ठीक है, तो 48 सेकंड वो खुद को पार करने में लिया है। वो ट्रेन, तीव्र गति वाली ट्रेन खुद को पार करने में 48 सेकंड लिया है। इसका मतलब उसका खुद का डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना है इसका? 36। लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है, इसको किस में बदलना पड़ेगा? मीटर पर सेकंड में। और मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किससे गुना करते हैं? 5/18 से। अगर मीटर पर सेकंड में दिया हो, किलोमीटर पर आवर में बदलना हो, किससे गुना करते हैं? 18/5 से। ठीक है, चलिए बदल गया। तो यह तो स्पीड हो गया। टाइम कितना ले रहा है? 48 सेकंड। 48 कर दिए, तो बोलेंगे यहाँ से देखिए 9 चौक, यहाँ से डायरेक्ट काट दीजिए आप, 9 चौक 36, 9 दूनी 18, और इससे काट दीजिए 2 बार में, तो 5 दूनी 10, और 480 दहा के कितना हुआ? 448 दहा के 480, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो हमको तो लगता है ना कि चौथा सीरीज आज चल रहा है, और टाइम एंड डिस्टेंस का जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हम लोग कर चुके हैं। इसका मतलब आप लोग टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर ही समझिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ गए हैं। आगे हम कोशिश करेंगे कि अगला सेट अगर करवाए तो उसमें और जो एक आध दो कॉन्सेप्ट बचा हुआ है उसको भी खत्म कर दें। चलिए अगला देखिए, सवाल क्या करा? MXYZ का अंतः केंद्र है। अब अंतः केंद्र क्या होता है? तो अंतः केंद्र किसको कहते हैं? इन सेंटर। इन सेंटर कहाँ बनता है? जहां पर त्रिभुज के कोण समद्विभाजक मिलते हैं। ठीक है, तो X Y Z। अब कह रहा है YXZ, यानी YXZ ये वाला एंगल
और एम तो क्या था, अंतः केंद्र था, इन सेंटर था एम। तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है यानी वाई एम जेड, ये वाला आपको कितना दिया हुआ, 150 दिया हुआ। तो आपसे पूछ रहा है वाई एक्स जेड पर कितना बनेगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा अंतः केंद्र पर बनने वाला जो कोण होता है वो कितना होता है, तो 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए होता है। एंगल ए बोले तो ये वाला कोण, यानी एंगल ए यहाँ पर है, यहाँ पर एंगल एक्स बोलेंगे हम, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ए नहीं है, यहाँ पर क्या है, एक्स है। तो हम बोलेंगे एक्स बोलिए या फिर हाफ ऑफ एंगल क्या बोलिए, वाई एक्स जेड बोलिए, ठीक है, जो कि ऑलरेडी दिया है कितना, 150। तो 90 इधर आके माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे वाई एक्स जेड, अब बटा में 2 है, 90 उधर जाके माइनस होगा तो कितना होगा, 60, ठीक है। 90 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और 60 और नीचे में कितना था भाई, 2 था, तो 60 यहाँ 2 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपसे क्या पूछ रहा है, वाई एक्स जेड पूछ रहा है, और दोनों का योग 150 दिया हुआ है, ये वाला 150 नहीं दिया हुआ, दोनों का योग, यानी कि इसका और इसका योग दिया हुआ 150, ठीक है, ठीक, समझ गए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, इसका कोण ये कितना है, एंगल वाई एक्स जेड, और इसको तो हम बता ही दिए कितना होता है, 90 प्लस एंगल वाई एक्स जेड, और वाई एक्स जेड का ही मान निकालना है। तो वाई एक्स जेड और यहाँ पर 90 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, और ये दोनों का ऐड कर दिएगा कितना होगा, 3 एंगल वाई एक्स जेड, अब बटा में कितना होगा 2, 90 उधर जाके घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 60। इसको काट दीजिए कितना बार में, 20 बार में, अब 20 दूनी कितना हो जाएगा, 40, यानी इसका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो सवाल में बोल रहा था, यहाँ सवाल में बोल रहा था इन दोनों का योग 150 दिया हुआ है, हम लोग जो है इसको 150 कर दिए, ये 150 नहीं दिया हुआ है, इन दोनों का क्या दिया हुआ है, योग 150 दिया हुआ है, इन दोनों को जोड़ दो है ना, तब कितना आएगा, 150 आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, तो ये कोण तो अपने आप में कितना है, वाई एक्स जेड है, और ये कोण कितना है, तो हम बोले 90 प्लस एंगल वाई एक्स जेड, ये वाला होता है, ये वाला कोण, ठीक है, 90 प्लस वाई एक्स जेड, यानी इन दोनों को जोड़ के 150 दिया हुआ है, तो जोड़ के 150 के बराबर कर दिए, 90 उधर गया तो कितना हो गया, 60 बचा, और इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा, 3 एंगल वाई एक्स जेड, और वाई बटा में क्या होगा 2, 3 से काटिएगा 20 टाइम्स, 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि x माइनस 1/x बराबर 4 दिया हुआ है, x टू द पावर 6 प्लस 1/x टू द पावर 6 का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, यहाँ से आप एक काम कीजिए, पहले आप क्या काम कीजिए कि एक्स स्क्वायर x माइनस 1/x का मान कितना दिया हुआ, 4, तो यहाँ से आप एक काम कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाल लीजिए, ये कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर दी गई संख्या का स्क्वायर और माइनस है तो +2, यानी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है कि जब भी x माइनस 1/x बराबर 4 दिया हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होता है, इसको अगर a बोले तो ये कितना होता है, a स्क्वायर प्लस 2, अगर यही प्लस रहता तो -2 हो जाता, यहाँ पर प्लस दे देता ना, यहाँ -2 हो जाता। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्यों निकालें, क्योंकि पावर 6 निकालना है। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, इसका हम क्या कर देंगे, इसका होल क्यूब कर देंगे, तो हमको 6 मिल जाएगा। तो होल क्यूब करेंगे तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, हमको क्यूब करना पड़ेगा, है ना। तो इधर भी हमको क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका क्यूब कीजिएगा तो कितना होगा, x टू द पावर कितना हो जाएगा आपका 6 प्लस 1/x टू द पावर कितना हो जाएगा 6, a क्यूब प्लस b क्यूब और प्लस 3ab, तो a b कट जाएगा और इंटू क्या होगा a प्लस b, और a प्लस b हम कह सकते हैं कितना दिया हुआ, 18 दिया हुआ, तो 18 दिया 54, यानी 54 घटेगा, किस में घटेगा, तो 18 का क्यूब में घटेगा, ठीक है। देखिए यूनिट डिजिट सबका अलग है, 18 का क्यूब अगर आपको एग्जाम में नहीं भी याद है तो अभी इसको आप बना सकते हैं यूनिट डिजिट से, कैसे, तो 8 का क्यूब करना है तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 2, और 2 में से कितना आ जाएगा 4, तो कितना बचेगा 6, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का आंसर। समझे कि नहीं समझे, 8 यूनिट डिजिट पर है, इसका घन करेंगे तो 8 पे पावर 3 कितना होता है, यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 2 हो जाएगा, और 2 में से क्या घटाना है हमको 4, क्यों 4 घटाना, देखिए 54 कहाँ से आया, तो इसका मान यहाँ पर क्या रखिएगा 18 तिया क्या होगा 54,
इसी 54 को जो है हम लोग इधर रखें, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर बराबर 18 है ना, तो 18 दिया क्या आ गया 54, 54 उधर गया तो इसका यूनिट डिजिट 2 है, इसका यूनिट डिजिट 4 है, तो 2 में से 4 जाएगा, देखिए एक पैंचा देंगे तो कितना होगा 12, और 12 में से आपका कितना घटाना है 4, 12 में से सॉरी 4 घटाना, तो 4 घटाएंगे तो 8 आएगा, यानी 8 आएगा तो यूनिट डिजिट 8 किसका है, सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 में से 4 नहीं जाएगा तो एक पैसा देंगे तो 12, 12 में से 4 जाएगा कितना होगा 8, यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल क्या करा, 6.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धातु के अर्धगोले को पिघलाकर 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार बेलन में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो बेलन का ऊंचाई पूछ रहा है, तो हम जानते हैं कि ऐसे सवाल में जब किसी चीज को दूसरे चीज में ढाल दिया जाए तो हम लोग वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम कर देते हैं। तो अर्धगोला का वॉल्यूम कितना होता है, तो 2/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब मतलब 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3, पाई में आंसर नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, इसका वॉल्यूम जो है बराबर कर देना है, किसको किसमें बदलना है, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार बेलन। तो बेलन का वॉल्यूम क्या होता है, तो बेलन का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि 9 गुणे 9 इंटू एच, एच कितना है मेरा, एच तो एच ही, अब ये पाई से पाई कट जाएगा। ठीक है, इस 3 से काट दीजिए, इसको 3 से कितना बार में काट दीजिएगा 2.1 टाइम्स, ये 9 से काटिए 9 7 63 यानी 0.7 टाइम्स, ये 9 से काटिए 9 7 63 यानी 0.7 टाइम्स। ठीक है, तो एच कितना आ जाएगा आपका, एच आपका कितना आ जाएगा 2 इंटू 2.1 इंटू 0.7 इंटू 0.7। ठीक है, समझ में आ रहा है ना 9 से कैसे काटे, 9 से 63 होता है लेकिन पॉइंट तो लगा हुआ है ना, तो ध्यान रखिएगा इसको। आइए तो 3 से कट गया। ठीक है, 3 से कितना बार में कट गया 21 बार में। अब इसको गुना कर दीजिए, दशमलव दिमाग में रखिए। ठीक है, और इसको गुना कर दीजिए, 21 दूनी 42 हो गया, और गुने क्या करना है 49। ठीक है, तो 42 को किससे गुना करना, 49 से गुना करना है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आंसर होगा, ठीक है बताइए कौन सा ऑप्शन आंसर होगा, तो 42 को 49 से गुना कर दीजिए। कैसे गुना करते हैं पता है ना, 9 दूनी 18 का 8 हो गया, हाथ में 1 बच गया, और उसके बाद ये दोनों को जोड़ेंगे, 9 चौक 36 और 4 दूनी 8, 36 4 44 और 1 45 हो गया, 4 चौक 16 16 4 20 हो गया, और नीचे में कितना अंक के बाद दशमलव, 3 अंक के बाद, 3 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, यानी 2.058। तो ऑप्शन नंबर क्या बोल सकते हैं, डी इस सवाल का आंसर सही आंसर आप बोल सकते हैं। ठीक है, लगभग में। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल कर रहा है 50 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक आयत की भुजा का अनुपात कितना दिया है, 1:4। एक वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो पहले आयत का भुजा निकाल लीजिए, 50 परिमाप है तो आयत का परिमाप क्या होता है 2 × 12 प्लस बी। ठीक है, क्या होता है 2 × 12 प्लस बी, तो यहाँ पर ये x है तो कितना होगा 4x, तो 2 × 12 प्लस बी यानी दोनों को जोड़ के 2 से गुना करना होगा, एक किसके बराबर है 50, तो 2 से काट दीजिए कितना बार 25 बार में, 4 कितना हो गया 5, तो 5x बराबर 25, तो x बराबर कितना आ गया 5 आ गया, x बराबर 5 आ गया। तो आप क्या माने थे 1 और 4 था ना उसका भुजा, तो वो 5 हो जाएगा, तो 4x कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 5 और 20। ठीक है, इसका क्षेत्रफल किसके क्षेत्रफल के बराबर है, आपका किसका क्षेत्रफल के बराबर है, एक वर्ग का परिमाप क्या होगा, वर्ग का परिमाप पूछ रहा है जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी कि क्षेत्रफल कैसे निकलता है आयत का, तो L × B, ये किसके बराबर है साइड स्क्वायर के, यानी कि आयत के वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर, यानी कि साइड स्क्वायर। तो 5 दूनी 10, यहाँ पर कितना हो जाएगा 100, 100 का वर्गमूल करेंगे है ना, तो साइड बराबर कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी 100 का स्क्वायर था ना, तो स्क्वायर इधर आके वर्गमूल हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा भुजा 10। अब जब भुजा 10 हो गया तो जानते हैं वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुने साइड, तो 10 चौक कितना हो गया 40, यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। करा 2 रेलगाड़ी 35 और 71 किलोमीटर प्रति घंटा की समान दिशा में चल रही तीव्र गति वाले, अच्छा ये सवाल तो हम लोग कर चुके हैं ना, दोनों समान दिशा में चल रहा है तो उसका अंतर कितना आ गया था 36, ये आप पता है किलोमीटर पर आवर में है, इसको किस में बदल देंगे मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किससे गुना करेंगे 5/18। समान गति में रिलेटिव स्पीड घट जाता है और टाइम से गुना कर देंगे किससे 48 से, तो
तो काट देंगे 9 चक 36, 9 दूनी 18, 2 से काटेंगे 2 बार में, 5 दूनी 10, 48 गुने 10 कितना होगा 480, यानी ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल ज़बरदस्त सवाल है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में। जब इस तरह का क्वेश्चन बने आपको, और ध्यान दीजिए √17 √16, जब भी दोनों का वर्गों का अंतर 1 हो, वर्गों का अंतर कितना 1 हो, वर्गों का अंतर कितना 1 हो, जब भी वर्गों का अंतर 1 हो, ठीक है, तो जब भी आपको परमयीकरण करने का बारी आ जाए, क्या करने का बारी आ जाए, परमयीकरण, तो आप परमयीकरण नहीं कीजिए इस सवाल में। आप जब भी वर्गों का अंतर 1 हो ना, तो साइन बदल करके ऊपर लिख दीजिए, यानी कि √17 माइनस √16 है ना, तो साइन बदलिए, √17 प्लस √16, ठीक है, √17 प्लस √16 आपको लिख देना है। क्या लिख देना है, √17 प्लस √16 लिख देना, साइन बदल करके कहाँ लिख देना, ऊपर। तो √17 प्लस √16 प्लस √16, एक सेकेंड थोड़ा सा रुक जाएंगे आप लोग। √16 प्लस √17, √17 प्लस क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद माइनस लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, एक बार हम लोग देख लेते हैं। √17 प्लस √16, हमने बोला जब भी साइन आपका क्या हो, दोनों का अंतर कितने का हो, नीचे वाले आधार में वर्गों का अंतर कितने का हो, 1 का हो, तो साइन बदल करके ऊपर लिखिए, √17 प्लस √16, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह, फिर ये भी साइन बदल करके ऊपर जाएगा, √16 प्लस √15, फिर यहाँ क्या प्लस का चिन्ह है, वो भी साइन बदल करके ऊपर जाएगा, √15 प्लस √14, ठीक है। स्क्वायर का अंतर 1 जहाँ जहाँ रहेगा यही कहानी होगा, स्क्वायर का अंतर 1 है ना, ठीक है। अगला में माइनस लगा हुआ है, देखिए माइनस लगा हुआ है, ये इसका भी स्क्वायर का अंतर 1 है, साइन बदल करके ऊपर, √14 प्लस √13 प्लस √13 प्लस √12, ठीक है। अब चलिए जहाँ माइनस है वहाँ माइनस अंदर भेजिए, √17 प्लस √16, माइनस अंदर जाएगा, √16 माइनस √15 प्लस √15 प्लस √14, माइनस अंदर जाएगा, √14 माइनस √13 प्लस √13 और प्लस √12, ठीक है। देखिए √16 कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, क्या बच गया √17 और प्लस क्या बच गया √12, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सवाल का क्या हो जाए आंसर। जब भी स्क्वायर का अंतर 1 हो, साइन बदल करके ऊपर लिख देना, कोई परमयीकरण नहीं करना, ध्यान रखिएगा, ठीक है, यही सब सिखाना आए हैं आपको। अगला कह रहा है एस टी तथा यू का आय कितना है, 7:9:6 के अनुपात में है, तथा उनका व्यय दिया हुआ है 4, 5 और 3 के अनुपात में है, ठीक है। एस 14,000 की आय में से 2,000 रुपया बचाता है, तो टी का बचत पूछ रहा है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। एस है, टी है, और कौन है यू, एस टी और यू। यहाँ क्या दिया हुआ 7, 9, 6, ये क्या चीज दिया हुआ भैया, ये दिया हुआ इनकम का। अगला क्या दिया हुआ व्यय, व्यय मतलब क्या होता है एक्सपेंस, किस रेशियो में दिया हुआ भाई साहब 4, 5 और 3, 4, 5 और 3। अब कह रहा है यदि एस 14,000 रुपये की आय में से 2,000 बचाता है, तो एस कमाता है कितना, देखिए ना, एक्स कमाता कितना है 7 यूनिट, और बोल कितना रहा है, कितना कमा रहा है 14, तो 7 का मान 14, हज़ारिया कमाता है 1000, तो 7 का मान 14, तो कितना गुना है इसका भाई, तो अब बोलेगा ना 2000 गुना, यानी एक का मान कितना हो गया 2000, ठीक है। तो यहाँ से इसका एक का मान निकल गया, जैसे ही एक का मान निकल गया सबका निकल गया। आपको किसका बचत पूछ रहा है, टी का बचत ना, तो टी का पहले आप इनकम निकाल लीजिए, तो एक का मान 2000, तो 9 का मान 18,000, यानी टी का इनकम कितना हो गया 18,000। उसके बाद क्या रहा है कि 2,000 रुपया बचाता था एस, तो गवाता कितना होगा, 14,000 कमाता, 2,000 बचाता है, तो कितना गवाता होगा 12,000, और यही 12,000 गवाता है यहाँ पर कितना 4 यूनिट, यानी 4 का मान 12,000, तो कितना गुना है, तो बोलेंगे सर 3,000 टाइम्स है, तो यहाँ से भी इसका भी कितना कर देगा 3,000 टाइम्स, यानी कितना हो जाएगा 15,000। तो 15,000 खर्च कर रहा है, 18,000 कमा रहा है, कितना बचा रहा है, तो अब बोलेंगे 3,000 बचा रहा होगा, क्योंकि इनकम माइनस एक्सपेंस बराबर सेविंग्स,
चलिए आगे और अंतिम सवाल आज का, तो कह रहा है 10, 12, 15 का चतुर्थानुपात पूछ रहा है। ठीक है भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, जितना आसान लगता है ना उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आपसे चतुर्थानुपात पूछे आप एक लाइन याद रखिएगा, क्या, AD इक्वल टू BC। ठीक है, अब यहाँ पर प्रथमानुपात बोले तो A का मान निकाल देना है, BC/D। अरे द्वितीयानुपात बोले या मध्यानुपात बोले तो B का मान निकाल देना AD/C। तृतीयानुपात बोले तो C का मान निकाल देना है AD/B। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, चतुर्थानुपात, इसका मतलब D का मान निकालना है, यानी BC/A। ठीक है, चलो ये B हो गया, ये C हो गया और ये A हो गया। BC/A यानी 12 गुने 15, अब बटा में A कितना है 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 2 छक 12, 6 तिया 18, यानी ऑप्शन नंबर C सवाल का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा होगा तो उसको बताइएगा आप लोग कमेंट में। ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है आपको, क्योंकि आपके लिए मेहनत किया जा रहा है। टाइम देख रहे हैं, रात के 12 बज रहा है। ठीक है, तो आपके लिए वीडियो बना रहे हैं हम लोग, तो अच्छा लग रहा होगा और उम्मीद यही है कि आपको एग्जामिनेशन में हेल्प करे। ठीक है, तो अपना कमेंट में बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, कि इसी तरह का कंटेंट जो है आपके पास पहुंचते रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर इसी तरह के किसी अगले सेशन में। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।